Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों। और संडे की सुबह और आप सबका स्वागत है। और आज एक स्पेशल दिन है। आगे जाने से पहले गाइस, आज 11 बजे हम लोग वापस मिल रहे हैं एक लंबे सेशन के लिए, 2 घंटे का, जहां हम लोग बात करेंगे डिटेल में मार्केट, जो ट्रम्प टैरिफ चल रहा है, ट्रेंडों में उसका क्या करना है, डीजल के बारे में क्या करना है, डीजल मिले जुले आ रहे तो उसका क्या करना है। तो 11 बजे जरूर अटेंड कीजिएगा। और क्योंकि ये एक फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो कुछ स्पेशल आपके लिए, तो जरूर लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिए, जरूर अटेंड कीजिएगा। चलिए बात करते हैं मार्केट के बारे में। तो रिजल्ट बहुत सारा है, तो मैंने कल भी कुछ रिजल्ट्स बताए थे आपको, आज भी थोड़े और रिजल्ट्स पे डिस्कस करते हैं, एक के बाद एक लेते हैं। आपके क्वेश्चन जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो पहला एक रिजल्ट लेते हैं, वो है टाइटन। टाइटन भी एक रिजल्ट आया था। टाइटन का रिजल्ट कंपेरेटिवली काफी अच्छा आया था। अगर आप देखो तो ना, ऑलमोस्ट 17% का ज्वेलरी में ग्रोथ आया, बहुत ही अच्छा आया। इवन अगर आप देखो, बेसिकली ओवरऑल एस्टिमेट तो थोड़ा ज्यादा चाहिए था, लेकिन ठीक ठाक है। कार्टलैंड का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 39% बढ़ा था। कार्टलैंड उनकी एक सब्सिडरी है जो उन्होंने एक्वायर की थी। इंटरनेशनल ज्वेलरी ऑलमोस्ट 49% से बढ़ा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। आई केयर का बिजनेस ऑलमोस्ट 13% से है, लेकिन उनके उनके कुछ स्टोर्स वो 20 से आसपास कुछ बंद कर रहे हैं। तो आगे जाके ये देखना पड़ेगा कि मार्जिन किस तरह से सस्टेन करते हैं। अभी का तो रिजल्ट अच्छा है, प्रीमियमाइजेशन के बारे में बातें कर रहे हो, लेकिन उससे शायद मार्जिन सस्टेन हो जाए। और बेसिकली आई केयर में भी ना वो कंसोलिडेट करे, तो वहां से भी देखा होगा कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या है। आगे जाके वो ज्वेलरी बिजनेस को नो एक्सपांड करना चाहते हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये जो गोल्ड प्राइसेस की जो मूवमेंट है, वो चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। वर्किंग कैपिटल डिसिप्लिन वो कह रहे कि लाएंगे, क्योंकि उससे आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बच जाता है। और काफी सारे इमर्जिंग बिजनेस जो जहां लॉसेस ज्यादा है, तो उसमें वो बोल रहे हैं कि ना काफी हद तक हम लोग ट्राई करेंगे कि वो नैरो हो तो क्या है कि उससे उनको थोड़ा फायदा हो सकता है। तो फेस्टिवल सीजन आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो मैनेजमेंट तो काफी होपफुल रखा है जो मैंने सुना है। अगर इमर्जिंग बिजनेस के लॉस देखें ना, तो ऑलमोस्ट 14 करोड़ रुपए है। और यहाँ से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इनका जो मार्जिन है ना, कंसोलिडेट रेवेन्यू ऑलमोस्ट मार्जिन ऑलमोस्ट 7.3%, थोड़ा ऑन द लोअर साइड है। देखना रहेगा कि ना किस तरह से यहाँ से आगे वो जाते हैं। बट हाँ, एक चीज तो तय है कि ये ओवरऑल कंपैरेटिवली रिजल्ट अच्छा था, इतना खराब नहीं था। जस्ट नो आगे जाके कैसे वो मेंटेन करेंगे उसमें ज्यादा फोकस रहेगा। फिर बात करें तो रेवेन्यू भी 70% अप था, वो सब तो मैंने ऑलरेडी बोला है। लेकिन आई थिंक यहाँ से भी, आई थिंक किसी को सेफ इन्वेस्टमेंट चाहे तो आई थिंक ये स्टॉक अच्छा है। इसने टाइम टू टाइम अच्छा खासा नो परफॉर्म भी किया है। अगर टाइटन की मैं बात भी करूँ, इसका चार्ट भी देखे अपने, तो ना ऑलमोस्ट पीछे 5 साल से एवरेज, 3 साल से एवरेज रिटर्न दिया है 12% के आसपास। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ स्टेडी है, तो सॉरी, एक डिसेंट रिटर्न के लिए आप सोच सकते हो। अगेन कोई रेकमेंडेशन नहीं है गाइस, जस्ट मेरा मैं ओपिनियन में बोल रहा हूँ। बट यस, जिस तरह से जा रहा है उस तरह से मुझे लग रहा है कि डिसेंट रिटर्न तो आ सकता है यहाँ से। अगेन खुद का रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हम लोग हमारे पोर्टफोलियो बिल्डर में ही रेकमेंडेशन देते हैं। ये तो जस्ट मैं रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब बोलना पता है, सेबी है भाई, सेबी कोई भी स्टेप ले सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चले और एक दूसरी कंपनी की बात करते हैं। तो दूसरी कंपनी हम लोग लेते हैं यहाँ, वो है LIC। LIC में भी काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया है। IPO के टाइम के बाद बहुत नीचे चला गया था, वापस काफी रिकवरी आई। और रिजल्ट भी अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल ठीक ठाक ही था। VNB ऑलमोस्ट, VNB यानी वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, ऑलमोस्ट 15% से ग्रो किया है, अगेंस्ट 14%, जो अच्छा है। ओके, APE भी अगर आप देखो ना, वो भी ऑलमोस्ट 9.5% से ग्रो किया है, तो वो बहुत ही आ गया। एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो एस्टिमेट से कंपेरेटिवली अच्छा ही है। ठीक है, पैट थोड़ा एस्टिमेट से नीचे था, लेकिन यहाँ से वो बोल रहे हैं कि भाई आगे जाके वो नॉन par मिक्स में ज्यादा फोकस करने वाले हैं नेक्स्ट 2 साल में। और बांका यानी क्या होता है, बेसिकली बैंक के थ्रू बेचना, तो वहां भी वो लोग काफी हद तक
नो अब ट्राई कर रहे बाकी सब बैंक से कोलाब्रेशन करके बेचने के लिए। सो नए प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करने वाले हैं, डिजिटाइजेशन पे फोकस है। ऑनेस्टली नो LIC बहुत ही पीछे है डिजिटाइजेशन में, लेकिन देखना पड़ेगा कि यहाँ से वो किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। और नॉन पार्ट से ऑलमोस्ट 30% से वो बढ़ने की बात करें। सॉल्वेंसी रेशियो ठीक ठाक है, 2.17%, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। VNB भी अगर आप देखो तो ठीक ठाक ही आया था, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप देखो तो LIC एज ए होल अपना मार्केट से लूज कर रहा है कंपेयर टू प्राइवेट बैंक, लेकिन तो भी सस्टेन है। तो मुझे यहाँ इतनी बड़ी तेजी नहीं दिख रही है कंपेरेटिवली। आई थिंक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में डू बेटर, तो उस तरह से आप सोचो तो बेटर रहेगा। बट एनीवेज किसी के पास LIC है, अगर वो चाहे तो रख सकता है, उसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है। चले तो और एक शेयर की बात करता है, वो है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स का भी रिजल्ट आया, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स आई थिंक बहुत गिर गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कल्याण जैसे ऑलमोस्ट 10% से गिरा, बहुत जबरदस्त गिरा। और कल्याण से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, 31% से ऑलमोस्ट रेवेन्यू बढ़ा। इंटरनेशनल रेवेन्यू ऑलमोस्ट 32% से, नए 19 शोरूम ऐड किए। ओके, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रहा है कि ग्रॉस मार्जिन में थोड़ा नो डीप आया है। ओके, एंड फ्रेंचाइजी मिक्स में, फ्रेंचाइजी जो उनका मॉडल है ना, उनका फ्रेंचाइजी मॉडल है टाइटन जैसा है, टाइटन फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं, कल्याण फ्रेंचाइजी मॉडल, तो वहां से ग्रॉस मार्जिन में डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है। और वॉलेटिलिटी जो गोल्ड में आ रही, जो टाइटन को भी नड़ रही है, इसको भी नो प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके वजह से थोड़ा मार्जिन में इम्पैक्ट आ सकता है। ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी मार्केटिंग एड्स काफी बढ़ा दी है। सो नियर टर्म ऐसा लग रहा है कि नो प्रेशर रहेगा मार्जिन्स पे। ऑफ कोर्स उनका नेटवर्क काफी बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 400 स्टोर से ज्यादा है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस तो ऑलमोस्ट ऑनलाइन है, और आगे जाके ऑलमोस्ट 170 स्टोर, 170 स्टोर 2026 में कर रहे हैं। लेकिन वो काफी हद तक फ्रेंचाइजी मॉडल में, फुको मॉडल में ही वो आगे बढ़ रहे हैं। तो एग्रेसिव रोल आउट हो रहा है नॉन साउथ रीजन में, तो साउथ में तो ऑलरेडी एग्रेसिव थे दुबई में और सब, अभी बाकी सब रीजन में भी वो एक्सॉन हो रहा है, और काफी वो डेट भी रीपे कर रहे हैं, तो वो सब अच्छा है। ओके, ROC भी वो मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन समहाउ अभी भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मार्जिन में प्रेशर रहेगा, और आगे जाके भी लग रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस मूवमेंट से इन पे इम्पैक्ट है, इसलिए आपने एक स्टॉक प्राइस में गिरावट देखी। और थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज्यादा था। लेट्स सी आगे जाके क्या होता है, बट वन हैज टू वेट एंड वॉच। ऐसा जरूरी नहीं कि डायरेक्ट कूद जाओ, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस में बहुत ही वॉलेटिलिटी है। दूसरा एक स्टॉक देखे तो एक गोदरेज कंज्यूमर की बात करें, तो गोदरेज कंज्यूमर अगर आप देखो ना, तो ऑलमोस्ट कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ऑलमोस्ट 10% से बढ़ा है, वॉल्यूम ग्रोथ 8% से, यानी ठीक ठाक है, इतना ज्यादा नहीं है। अगर गोदरेज कंज्यूमर का मैं स्टॉक मूवमेंट भी देखूँ, तो ऑलमोस्ट 3% गिरा ही था आज। ठीक है, और इसका भी वही है कि पिछले कुछ साल में डिसेंट रिटर्न दिया है, 12-15% का, ज्यादा नहीं। लेकिन इसका जो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ है ना, वो सिंगल डिजिट में, 2-5% के आसपास घूम रहा है। वही दिक्कत आती है इन सब शेयरों में। ओके, नेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट लोग एक्सपेक्ट किया था कि 500 करोड़ होगी, उसके सामने 452 करोड़ आया है। और इंडोनेशिया का सेल्स है ना, वो सिर्फ 4%, ईबिटा भी ऑलमोस्ट 13% के आसपास है। कॉन्सोलिडेटेड ईबिटा ठीक है 19% के आसपास, लेकिन प्रॉब्लम यही हो रहा है कि ग्रोथ नहीं आ रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा है, खास करके इनका जो सोप का जो वॉल्यूम ग्रोथ था ना, वो थोड़ा नीचे जा रहा है। रॉ मटेरियल प्राइसेस में भी इम्पेक्ट आ रहा है, क्योंकि पाम ऑयल के प्राइसेस थोड़े बढ़ गए, तो उसका इम्पेक्ट डायरेक्टली आ रहा है। और आगे जाके लग रहा है, वो बोल रहे हैं कि भाई H2 में मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि किस तरह से मार्जिन इंप्रूव, क्योंकि पाम ऑयल का जो प्राइसेस है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होगा होपफुली H2 में। सो टारगेट करें कि वो डबल डिजिट ग्रोथ, इबिटा ग्रोथ नेक्स्ट नो ईयर हो। लेट्स सी होता है कि नहीं होता है, तो मिड हाई से सिंगल डिजिट काफी ग्रोथ लग रहा है। एंड यहाँ से ऐसा लग रहा है ना कि रेवेन्यू सिंगल डिजिट में रहेगा, ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, इवन आप प्रॉफिटेबिलिटी भी। तो मैं इतना कह सकते हैं ना कि बुलिश नहीं हूँ FMCG में, ये स्टॉक में काफी और स्टॉक जो आप देख सकते हो कि जो डबल डिजिट ग्रोथ हो, सिंगल डिजिट ग्रोथ से फायदा नहीं है, तो आपको अल्फा रिटर्न मिलेगा नहीं, तो वो तरह से आप देखो। अगेन
प्लीज डू खुद का रिसर्च करना है आपको आगे जाने से पहले। चलिए और एक स्टॉक का हम लोग लेते हैं, वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का भी रिजल्ट आया और अच्छा खासा रिजल्ट आया था। लेकिन वही है कि वो स्टॉक बढ़ा नहीं। उसका रीज़न एक ही है कि अगर आप देखो ये स्टॉक में काफ़ी हद तक स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुका था, बहुत ही बढ़ चुका था। और रेवेन्यू ग्रोथ ठीक है, एस्टिमेट को बीट किया था। पैट ग्रोथ भी ऑलमोस्ट एस्टिमेट से नीचे आया था। इबिटा मार्जिन ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ठीक ठाक ही आया था एज पर एस्टिमेट। और ओवरऑल लेकिन बिजनेस जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 7.7% से डाउन आया है। इंडियन रेवेन्यू अप आया, ओके, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है वो डिजिटल टीवी रेवेन्यू में आ रही है, ऑलमोस्ट 1.8%, और सिक्वेंशियल ग्रोथ ऑलमोस्ट 3.3% ही रहा है। सो पैट जो है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो थोड़ा मिस हो गया कंपेयर टू नो व्हाट एक्सपेक्टेशन वाज देयर। लेकिन इसका जो सबसे बड़ी बात है कि वो आरपू ऑलमोस्ट 250 रुपये आ गया है, जो 18% का ग्रोथ है। 250 रुपये बहुत अच्छा ग्रोथ है। अगर आप देखो ना तो बहुत कम, यानी अगर आप रिलायंस देखो तो आई थिंक वो 208 रुपये पे है, तो बहुत ही आगे कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। अफ्रीकन मार्जिन भी अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑलमोस्ट 292 बीपीएस जितना बढ़ा है। सो आगे जाके मुझे लग रहा है कि टॉप लाइन ठीक ठाक रहेगा, लेकिन प्राइस टू परफेक्शन है ये स्टॉक। मैं बोलूँ ना तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो वन हैज टू बी लिटिल बिट केयरफुल। थोड़ा नीचे आता है ना, फिर आप सोचिए, मुझे ऐसा लग रहा है अगेन, कोई रेकमेंडेशन नहीं, लेकिन आज भी देखो वो 4.5% गिरा था, करेक्ट। तो थोड़ा ध्यान रखें। बाकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाके ये सब कंपनियां कंपेरेटिवली डिओपोली है तो बढ़ेगी। और अगर आप देखो तो वोडाफोन आइडिया के सामने तो ये ठीक ठाक ही परफॉर्म करेगी। सो मेरे हिसाब से आई थिंक भारती एयरटेल स्टॉक अच्छा है, लेकिन वन हैज टू वेट एंड थिंक अबाउट इट, देन ओनली गेट इनटू इट। ये और एक स्टॉक लेते हैं, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का ले लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री भी अगर आप देखो ना तो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस था। ये पुराना है, लेकिन मैं इसलिए ले रहा हूँ कि काफी लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सो रिलायंस इंडस्ट्री का पैट अच्छा था कंपेयर टू एस्टिमेट, ओके। और वो एक खास करके जो एसेट सेल गेन हुआ था उसके वजह से ज्यादा था। ओटीसी ओटू सी बिजनेस में ना इबिटा मार्जिन बढ़ा था। अगर आप देखो ना तो उनका सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है वो है टेलीकॉम बिजनेस। टेलीकॉम बिजनेस आगे जाके जैसे ही डीमर्ज होता है, जो पहले बात है कि ये साल होगा, लेकिन अभी लग रहा है कि नेक्स्ट साल होगा, तो उससे डायरेक्ट फायदा हो सकता है। अगर बात करें तो उसकी, तो ओवरऑल आप देखो कि बहुत ही अच्छा ग्रो है, नंबर वन, ऑलमोस्ट 42% मार्केट शेयर है। तो किसी को भी अगर नज़र में रखना है रिलायंस, तो डीमर्जर का पहले देखना है कि कब जाके ये जियो डीमर्जर होगा, आगे जाके रिलायंस रिटेल भी डीमर्जर होगा। तो वो डीमर्जर जो होगा ना उससे उनको बहुत फायदा होगा। अगेन जो उनका जो रिलायंस ग्रीन सेगमेंट है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो वन हैज टू बी कीप ऑल दिस पॉइंट में उस तरह से इन्वेस्ट करना। बाकी वैल्यूएशन तो ठीक ही है। अगर आप देखो तो वो काफी हद तक गीगा फैक्ट्रीज भी लॉन्च करने वाले हैं 4 से 6 क्वार्टर में। न्यू एनर्जी बिजनेस सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा बहुत ही जल्दी। डबल डिजिट अर्निंग का वो ऑलमोस्ट फोकस करे 2029 तक। जीआरएम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वाइस टू में, क्योंकि ऑयल टू केमिकल में वही तो प्रॉब्लम चल रहा है कि ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन थोड़ा डाउन है, तो होपफुली वो रिकवरी होगी क्योंकि ऑयल प्राइसेस नीचे है। अगेन ग्रीन एनर्जी का जो कैपेक्स बढ़ा है ना वो कंटिन्यू करे, इवन जियो का भी कैपेक्स कंटिन्यू करे। सो जियो मोनेटाइजेशन टेलविंड जो है वो हमेशा रहेगी और धीरे धीरे उसका फायदा भी होगा। तो आगे जाके डिटेल फुटप्रिंट और डिजिटल स्केलिंग वो सब करने वाले हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेन थिंग इसके ना, एट द एंड ऑफ द डे जियो प्रॉफिटेबिलिटी आपको देगा अच्छा खासा यहाँ से भी। और वही आपको खेलना है, अभी खेलना है तो बस डीमर्जर पे खेलना है, कैसे जियो, रिलायंस रिटेल, फिर जियो एनर्जी, जो रिलायंस एनर्जी, वो सब डीमर्जर होता है तो फायदा होता है। आई थिंक किसी के पास हो तो नथिंग रॉन्ग इन नो कीपिंग दिस स्टॉक, मुझे तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। अगेन एट द एंड आपका डिसीजन है, बट यस कीप दिस। बाय द वे आगे जाने से पहले गाइस, जैसे मैंने बोला 11 बजे अपना सेशन है तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा।
मैं कुछ स्टॉक ले रहा हूँ, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, इसलिए मैं थोड़ा सोचा कि चलो एक बार ले लेते हैं। चलिए और एक स्टॉक लेते हैं, वो है इटर्नल। इटर्नल अगर आप देखो को क्या बढ़ा है, क्या बढ़ा है, रिजल्ट के बाद बहुत ही बड़ा था और 25 करोड़ का ही था, लेकिन बोले कि नो ऑलमोस्ट वो 311 तक पहुंच गया था। 25 करोड़ का प्रॉफिट में 311 तक प्राइस पहुंच गया था। और वो बोल रहे कि भाई आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ऑलमोस्ट 150 मिलियन की वो बात कर रहे, डॉलर्स की बात करें कि उतना प्रॉफिटेबिलिटी 2 साल में आ जाएगी, और इसके वजह से सडनली मार्केट ने बहुत ही पॉजिटिव लिया। अगेन ब्लिंकिट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, ब्लिंकिट EBITDA ब्रेक इवन हो रहा है दिसंबर में। इन्वेंट्री नो उसके वजह से थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन लिफ्ट हो रहा है इन्वेंट्री मॉडल की वजह से। फूड डिलीवरी का बिजनेस वो बोल रहे हैं कि एक्सपांड होगा और मार्जिन भी बढ़ेगा, और आगे जाके काफी प्रॉफिटेबिलिटी पे ग्रो फोकस है। लेकिन यहाँ मुझे एक ही डाउट लग रहा है कि जब इतनी कंपटीशन है आपकी स्विगी से, जेप्टो से, बिग बास्केट एंड ऑल दैट, तो आई डोंट नो किस तरह से वो नो अपना मार्जिन बढ़ाएंगे। अगर आप देखो तो जेप्टो भी अपने डार्क स्टोर्स खुल रहा है, फिर इवन जोमेटो भी अभी 10 मिनट्स डिलीवरी चालू की है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान है। इनका ब्लिंकिट की बात करें तो ऑफकोर्स उन्होंने फूड डिलीवरी में बहुत आगे निकले, लेकिन आगे जा ओवरऑल देखो सभी एनालिस्ट बहुत पॉजिटिव है, लेकिन वही है कि थोड़ा मुझे भी यहाँ वैल्यूएशन स्ट्रेच रख रहा है। तो नो क्योंकि ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उस तरह से प्रॉफिट आना चाहिए, वही चीज आपको थोड़ी अगर आपको ध्यान में रखते हैं जब आप इस तरह की कंपनी में इसको देखो। ये काफी हद तक होप स्टोरी ज्यादा होती कि आगे जाके ये होगा वो होगा, हो जाए तो उसमें कोई डाउट नहीं है, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन ना हो तो क्या, क्योंकि वैल्यूएशन हाई होता है ना, तभी इन सब में बड़ा चक्कर आ जाता है। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रख के इन्वेस्ट करो, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, सो अगेन और एक स्टॉक ले लेते हैं, वो है डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न आप देखो तो नो काफी हद तक नो रिजल्ट इतना अच्छा आया नहीं, पैट भी नीचे आया। और डेटा पैटर्न आप देखो बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसने कुछ परफॉर्म नहीं किया। ऊपर गया था ऑलमोस्ट 1400 का 3000, फिर वापिस वो नीचे आ गया। और अगर 5 साल का भी मैं अगर एवरेज देखूं रिटर्न इसका, 3 साल का भी, तो ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ एक ही दिक्कत रह गई है कि नो थोड़ी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है इस स्टॉक में। तो यहाँ अगर आप, मैं अभी भी 6% गिरा था ये फ्राइडे को, थोड़ा वेट कर लो आप, क्योंकि रिजल्ट अगर आप देखो तो ओके था। अगर मैं 1 मिनट एग्जैक्ट रिजल्ट में बता दूं तो उसमें यहाँ अभी तक अपडेटेड नहीं है, लेकिन ओवरऑल ओके था। एंड नो पैक्ट, लेकिन डाउन बहुत था, आई थिंक 22%। और मेरे हिसाब से आई थिंक यहाँ प्रॉब्लम यही हो रही है ना कि ऑर्डर इनफ्लो काफी लोअर हो गया, ऑर्डर एग्जीक्यूशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ से 20-25% का गाइडेंस वो बोल रहे सेल्स में, इवन मार्जिन में, इबिटा में भी। मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कर लो अगर इसमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि बहुत वॉलेटिलिटी है। फिर आप सोच सकते हो इन्वेस्ट करने का, ठीक है। चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। 11 बजे अपने मिल रहे हैं, जरूर अटेंड कीजिएगा वो सेशन, इट बी माइंड बॉगलिंग। ओके, चलिए तो सी यू देन, बाय बाय। आपके क्वेश्चन जरूर कमेंट बॉक्स से डालिए। ओके, सी यू।